आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो या फिर लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़े फैसले हो या तमाम बड़े अपडेट्स हो। ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर, हमारे एडिटर सूरज पाठक सर और पॉलिटिकल एडिटर प्रभास सक्सेना सर। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा कि वो दुनिया की और देश की क्या बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, आज सबसे बड़ी खबर जो सभी अखबार और चैनलों में है वो क्रिकेट से है, संबंधित है। आईपीएल कल से शुरू हो रहा है और इसमें 10 टीमें और जो चुनावी जो माहौल है देश में उसी प्रकार से आईपीएल का माहौल बनता है और सभी युवा जो है इसमें एक महोत्सव के रूप में आईपीएल को देखते हैं। बड़ा इसका जुनून है और कुल मिला के 74 मैच इसमें होंगे और उसके बाद जाके विनर हमारे सामने आएंगे। दूसरा यही है कि आईपीएल के जो प्लेयर्स है उनको जिस प्रकार से मौका दिया जा रहा है, जितने पैसे से, जैसे उसको नेगेटिव ये है कि एक तरह से पैसे दे के जो खिलाड़ी है उसको खरीदा जाता है और टीम के जो निर्माण करते हैं वो निर्माता आईपीएल के खिलाड़ियों को बोली लगा के खरीदते हैं। इसके दूसरा जो पॉजिटिव पहलू ये है कि जो युवा खिलाड़ी है, हजारों खिलाड़ियों को इसमें मौका मिलता है और उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि ये गेम बहुत खर्चीला गेम है और उनको वो पैसा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के रूप में जो गेम चालू हुआ है, इसे देखते हुए लग रहा है कि देश में जो युवाओं को मौका मिल रहा है और इससे क्रिकेट सुधरेगा और युवाओं के अब दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी आज से, क्योंकि कल जो ओपनिंग मैच होगा उसमें कौन जीतता है और इस पूरे टूर्नामेंट में उनको देखने के लिए वो बिल्कुल उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कौन इस पे विजेता होगा और आईपीएल का मैच इस बार कैसे रहेगा। दूसरी खबर है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेके है कि कल अमित शाह ने फिर से बयान दिया है। जो विपक्ष है जब आरोप लगा रहे थे कि ये सप्ताह वसूली का मामला है, इतने बड़े पैमाने पे चंदा कोई देते नहीं है, उनको प्रेशर डाल के सप्ताह वसूल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके जवाब में अमित शाह ने कहा है कि क्या राहुल गांधी ने जो 1600 करोड़ रुपए का चंदा लिया है वो भी क्या सप्ताह वसूली करके लिया है? हम जो लेते हैं उसमें बॉन्ड के थ्रू सार्वजनिक किया जा सकता है, उसका लेखा जोखा है, लेकिन इस प्रकार का नाम देना सप्ताह वसूली का ये गलत होगा। इसके अगर नाम देंगे तो खुद पर भी आएगा। जो 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस ने सप्ताह वसूली के नाम पे लिया है क्या, ये सवाल अमित शाह ने किया है। और दूसरी बात यह है कि जब बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है अभी वो है 2023 में जब फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो अभी कोर्ट में हंगामा मचा हुआ है कोर्ट के आदेश से, तो वो फिर 8,350 करोड़ के बॉन्ड छापे क्यों? कारण क्या है कि क्या कोर्ट पर इतना भरोसा था कि ये हमारे पक्ष में ही निर्णय देंगे, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे बॉन्ड छापा गया है? ये एक बड़ा सवाल अब सामने आएगा। तीसरे और सबसे जो मेन खबर है जिस पर मैं नजर दौड़ाना चाहूंगा कि चीन के प्रोजेक्ट छीनने से तिल मिलाया। कारण क्या है, श्रीलंका चीन पर डिपेंड था और उसके अंजाम आपने देखा होगा कि भूखमरी के कगार पर पहुंच गया था देश और श्रीलंका की स्थिति ये बन गई थी कि अधिकतर लोग वहां से जो है बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो गए थे कि विदेश दूसरे देश में जाके रहा जाए। इवन जो वहां के राष्ट्रपति है उनको भी परेशानी आ गई थी। लेकिन
भारत ने इंटरफेयर किया और उनको मदद करना शुरू किया, तब जाके उनकी स्थिति सुधरी है। बिल्कुल। अब जाके जो है, जो सोलर प्लांट है, जिसमें लगभग 2,2500 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, वो प्रोजेक्ट चीन उस प्रोजेक्ट को संपन्न कर रहा था, लेकिन अब श्रीलंका ने उस प्रोजेक्ट को चीन से छीनकर भारत को दे दिया है। इससे बड़ी हार चीन की हुई है और कूटनीति के तौर पर भारत की वहां पर बड़ी जीत श्रीलंका नहीं, चीन पर हुई। बिल्कुल। चीन अब धीरे धीरे जो है भारत के साथ में जिस प्रकार से पहले दोस्ताना माहौल था, उसी प्रकार से मैत्री देशों में शामिल हो रहा है। इसमें विशेष रूप से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चीन इस मामले को लेकर कई प्रकार के दंड देना चालू कर दिया श्रीलंका को। सबसे पहले दंड उन्होंने ये दिया कि जो स्कूली बच्चों को जो राशन देते थे, लगभग 10,000 के क्वांटिटी है, वो उन्होंने बंद कर दिया है। उसके अलावा और कुछ और भेजते थे वहां चीन, जो पैकेट के रूप में था, जिनसे जो गरीब बच्चे हैं या जो बिल्कुल निर्धन है उन लोगों को पहुंचाते थे, वो भी बंद कर दिया है। बिल्कुल। इसका मेन कारण यही है कि चीन से छीनकर जब भारत को ये ऊर्जा का प्रोजेक्ट दिया है, उससे नाराज हो गए। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, भारत अभी 80 करोड़ परिवार को राशन फ्री में दे रहे हैं। मतलब 140 करोड़ जनसंख्या के जो आंकड़ा है भारत में, उसमें से 80 करोड़ जनता को भारत फ्री में राशन उपलब्ध करा रहा है। ऐसे स्थिति में अगर 10, 15, 20 हजार और भी बढ़ जाए तो उसमें भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन दुनिया में बदनाम हो जाएंगे कि ये जिस प्रोजेक्ट को लेते हैं उस प्रोजेक्ट को ठीक ढंग से संपन्न नहीं कराते हैं। बिल्कुल। उसमें कई बार टाइम बढ़ा दिया गया, जिस कारण से चीन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल। भारत जो कि इन तीनों प्रोजेक्ट को अपने हैंडओवर कर लिया है और 90 करोड़ रुपए के जो है उसमें उनको आर्थिक अनुदान भी दिया है। तो श्रीलंका के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी उपलब्धि होगी कि जब वो बिल्कुल भूखमरी के कगार पर था, उस समय भारत ने सहयोग किया और अभी अगर 90 करोड़ रुपए के खाली ऊर्जा पर अनुदान दे रहे हैं, तो चीन के लिए जो है आसान होगा कि इस प्रोजेक्ट को ताबड़तोड़, चीन के लिए एक झटका होगा कि हमने जो प्रोजेक्ट को कर नहीं पाया, उस प्रोजेक्ट पर भारत ने 90 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया और अब श्रीलंका खुद और भारत के इंजीनियर और सब मिलके उस प्रोजेक्ट को ताबड़तोड़ उसमें पूरा करने में भारत सहयोगी बन गए हैं। तो इस तगड़ा झटका के बाद जो श्रीलंका में और उसमें मदद दे रहे भारत, चीन दे रहा है, उन मददों पर भी अब जो है वो विचार करने लगेंगे, लेकिन भारत उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जहां जहां चीन हाथ खींच लेगा वहां वहां भारत अपना हाथ बढ़ाएगा। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खबर है ये चीन के लिए वो बहुत तगड़ा झटका है। बिल्कुल। और इससे एक संदेश जाएगा कि जो चीन से जो कंपनी या छोटी छोटी कंपनियां जो है वहां से जो भाग रही हैं और अधिकतर कंपनी भारत में आके अपना उद्योग लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चीन को लग रहा है कि अब जो हमारा विस्तार वाला जो नीति है उस नीति के खिलाफ अब माहौल बन चुका है आसपास के देशों में। बिल्कुल। तो उनके विस्तार वाले जो नीति को ड्रॉप करना पड़ेगा और शत्रु देशों के ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है उसमें भी उनको कटौती करना पड़ेगा, मित्र देशों को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो चीन की स्थिति बहुत अभी धीरे धीरे, जैसे जिन आधार पर चीन आर्थिक स्थिति, उनके जीडीपी सब कुछ टिका हुआ था, बढ़ रहा था पूरी तेजी से, उन पर जो है अब कुठाराघात लगने लगा है और आने वाले 2-3 साल में चीन की स्थिति बहुत ही दयनीय होगा। कारण क्या है, अधिकतर उत्पादन अब बाकी देशों ने चीन में जो उद्योग लगा के किया जा रहा था उसको उसमें 60% के आसपास ड्रॉप हो गया है। तो ऐसे स्थिति में जो है चीन की स्थिति खराब होना है। और रहा सवाल श्रीलंका की, कि श्रीलंका ने भी जो है उनको आईना दिखा दिया है कि अब हम जो है
भारत के साथ मित्रता में रहेंगे। आपके साथ मित्र करके हमने देख लिया और अब हम उस चुंगल में, आपके चुंगल में अपने फंसने वाला हम लोग नहीं हैं। और चीन इससे भड़क सकता है और भड़क कर हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दे। बिल्कुल। कारण क्या, अब वो ट्रैप में आने लगा है और चीन को लगने लगा है कि भारत ही ऐसा देश है जो हमारे इस प्रगति पर, हमारे विस्तार नीति पर, हमारा जीडी पर जो जीडीपी जो बढ़ रहा है उस पर जो है ब्रेक लगा सकता है। बिल्कुल जी मनीष। जी बिल्कुल सर। हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सी खबरें हैं जो अखबार की दुनिया में ख़ास हेडलाइंस बनी हैं, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन सी खबरें रही सर? देखिए मनीष, जिस तरह से खबरों की बात करूं तो मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सूचनार्थ जो समाचार हैं कि आज सुबह सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली में एक के बाद एक लगातार 2 भूकंप के झटके आए हैं। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी आज सुबह भूकंप आया है। इधर हम बात करें दिल्ली शराब नीति के मामले में, तो दिल्ली शराब नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 9वें समन पर आज पेश होना है। इस बारे में बता देना चाहूंगा मैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की और उन्होंने इस याचिका में अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। आज इस मामले में उनकी इस याचिका के संदर्भ में जस्टिस सुरेश कुमार कैद की अगुवाई वाली खंडपीठ में सुनवाई होना है और एक्साइज मामले में ईडी ने अब तक उन्हें 9 समन जारी किए हैं। कल दिल्ली कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ एक और खबर है जिस पर आज सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी शेयर करनी है। बिल्कुल। और इस पर जो है तमाम पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं और उस पूरे मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी है, वहीं जैसा कि एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि अमित शाह अब इस मामले को लेकर हावी हो गए हैं और विपक्ष को उन्होंने करारा जवाब दिया है। दूसरी तरफ बात करूं मैं कि शरद पवार की पार्टी में अब अजीत पवार के वफादार जो कहे जाते थे बजरंग सोनावणे, वो अजीत पवार के वफादार थे, वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और साथ ही आज तमिलनाडु में मीटिंग होना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बैठक है तमिलनाडु में और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होना है। बिल्कुल, ये तमाम हेडलाइंस है। दूसरा एक और खबर है कि साध्वी प्रज्ञा जो है भोपाल से सांसद रही हैं। एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके में आरोपी जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 11 मार्च को यह वारंट जारी किया था और सेहत ठीक न होने के कारण साध्वी को चूंकि कल उनको उपस्थित होना था और नहीं हो सकी हैं, तो 27 मार्च तक के लिए इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया है और साध्वी प्रज्ञा अब 27 मार्च को पेश हो सकती हैं। दूसरा समाजवादी पार्टी की आज एक सूची जारी होना है उम्मीदवारों की। उस सूची पर भी सबकी नजर बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है और आज भी कुछ नाम और घोषित होना है, जिसमें संभल से जियाउर रहमान वर्ग को टिकट दिया गया, वहीं बागपत से मनोज चौधरी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। इस बार अखिलेश यादव की पार्टी ने घोसी से राजीव राय को टिकट दिया है। कुल मिलाकर पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। अभी और लिस्ट आना बाकी है। लिस्ट की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की शेष बची हुई 18 सीटों पर अभी कांग्रेस की सूची आना बाकी है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का श्री गणेश हो चुका है, जिसमें प्रथम चरण में जहां जहां चुनाव होना है उन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में अभी मध्य प्रदेश में की उन 6 में से केवल 3 सीटों पर ही कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे हैं और उसके लिए अभी बाकी 3 सीटों पर बाकी हैं। दूसरा एक बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम जो है उन्होंने कहा है कि चुनाव और त्योहारों के सीजन एक साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने आग्रह किया है सभी राजनीतिक दलों से कि किसी भी तरह के धार्मिक प्रचार ना किए जाए। बिल्कुल। यहाँ चूंकि हम चुनावी परिचर्चा कर रहे हैं, चुनावी माहौल में है, तो एक बात का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस बार चुनाव आयोग की जिस तरह से सख्ती दिख रही है
चाहे वो चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर के हो या फिर शिकायत को लेकर के हो। शिकायत को लेकर के उन्होंने कहा है कि जहां से भी वीडियो बनाया जाता है या फोटो खींची जाती है, तो यदि शिकायतकर्ता को उस वीडियो बनाने के या फोटो खींचने के 5 मिनट के अंदर जो वेबसाइट है उस पर वो शिकायत अपलोड करनी होगी, और जब वो शिकायत अपलोड करेंगे तो उस समय उनके मोबाइल का जीपीएस लोकेशन ऑन होना चाहिए। क्योंकि पहले भी देखा गया कि कई बार कुछ शिकायतें हुई जिन पर जांच हुई पिछले चुनावों में, तो वो शिकायत सही नहीं निकली है। तो ऐसी स्थिति में तमाम बातें सामने आई, तो अब चुनाव आयोग ने सख्ती करते हुए कुछ सुधार भी किया है और स्पष्ट भी किया है कि अब इस तरह से यदि शिकायतें होती तो उन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि फेक शिकायत ना हो सके। यहाँ एक और बात है कि जहां हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, जहां हम बात कर रहे हैं कि चुनावों में क्या मुद्दे हो सकते हैं, एक बात और यहाँ निकल कर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में कई स्टार्टअप बार बार लॉन्च हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि स्टार्टअप महाकुंभ के नाम लिए हैं, हालांकि उन्होंने कांग्रेस नेता का नाम लिए बिना, वो कहूं कि राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 में देश में 100 स्टार्टअप भी नहीं थे और आज लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप हैं, जिन्होंने 12,000 से ज्यादा पेटेंट दाखिल किए गए। बिल्कुल। और 12 लाख युवा इन स्टार्टअप से सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उन्होंने उल्लेख किया कि 110 यूनिकॉर्न है और कई लोग स्टार्टअप लॉन्च करने की कोशिश बार बार करते हैं। तो उनके इस स्टार्टअप वाले बयान को, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि बताई है, देश की उपलब्धि बताई है, युवाओं के लिए कि सरकार ने क्या काम किया है, उसके लिए जो उन्होंने उल्लेख किया, तो उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। बिल्कुल। और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है, ये बताए कि ये युवाओं के लिए नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि ये युवाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए स्टार्टअप की जो योजना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रधानमंत्री, आप 2 महीने पहले स्टार्टअप इंडिया के फेल होने पर 3 सवाल उनसे पूछे गए थे प्रधानमंत्री से, जिनके जवाब आज तक उनको नहीं मिले हैं। तो उन्होंने सवाल उठाए कि आपको युवाओं की नहीं बल्कि अपनी पब्लिसिटी की फिक्र है, और ये जो स्टार्टअप योजना है ये युवाओं के लिए नहीं है, पब्लिसिटी के लिए है, और आप अपना प्रचार इसके माध्यम से कर रहे हैं। जी पीएम की, बिल्कुल। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये पीएम की पब्लिसिटी है, उन्होंने उनको खास तौर पर जोड़ा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, राजनीति की बात चल रही है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो मध्य प्रदेश और देश लेवल पर वो कौन सी खबरें रही है जो राजनीति से जुड़ी है और हर खास आवाम के बीच में चर्चा का विषय रही? देखिए मनीष, आज जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है, तो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची का हर दिन की तरह आज भी इंतजार है कि आज शायद कुछ संभावना है कुछ सूची जारी हो जाए 18 लोगों की। इस बीच बड़ी खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और जीतू पटवारी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो भी धार से लड़ सकते हैं। मतलब वहां कांग्रेस में अब ये जो बड़े नेताओं की चुनाव में उतरने की जो बात हो रही थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी अपना बयान दर्ज कराया है। बिल्कुल। उनका कहना है कि जीतू पटवारी को इंदौर से लड़ाया जाए, अरुण यादव को खंडवा से, और दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनाव अगर लड़ाया जाता है तो मैं भी जो है धार से लड़ सकता हूँ। इस तरह अब एक प्रकार से कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव को लेकर जो गुडबाई थी वो फिर एक बार सामने आई है। शेष प्रत्याशियों की सूची का भी इंतजार है। बिल्कुल। दूसरी खबर मनीष, आज जो है वो निगम मंडलों में प्रभार को लेकर बिल्कुल आईएएस अधिकारियों के प्रति मंत्रियों की नाराजगी उजागर हुई है, बिल्कुल देखने को मिली है। और खासकर प्रहलाद पटेल जो केंद्र में ही मंत्री रहे, काफी वरिष्ठ हैं, उनका कहना है कि जो भी नीतिगत निर्णय होते हैं वो मंत्री करता है। फिर ये अचानक से प्रमुख सचिव को या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को प्रभार देने का क्या मतलब है? उन्होंने इसको गलत बताया है। उनको गलत बताया है। इसी तरह खाद्य एवं खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने भी कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए 22,000 करोड़ की अभी गेहूं खरीदी होना है। तो ये एक ऐसा मामला है कि ये इसका जो है वो प्रमुख सचिव करेगा। इसको लेकर अब जो है वो मंत्री और अफसरों के बीच में एक बार आमने सामने की स्थिति बन गई है।
और ये मुख्यमंत्री मोहन यादव के 100 दिन के कार्यकाल के बाद जो टकराहट शुरू हुई है, हाँ, वो निश्चित रूप से लोकसभा के बाद ये इसके और परिणाम देखने को मिलेंगे। खुलकर उभर कर फिलहाल आएगी। तो फिलहाल तो तनातनी का माहौल शुरू हो गया है। बिल्कुल। हालांकि पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा है कि जो भी है ठीक है, इसको चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। तो इस तरह अब जो है वो प्रशासनिक और अधिकारी के बीच में एक जो सामंजस्य कह सकते हैं नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस काव्या को लेकर, शिवपुरी की छात्रा काव्या को लेकर जो पूरी कहानी सामने आई थी, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया था और वो छात्रा को विदेश जाना था, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ एक कहानी रची थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हस्तक्षेप किया था। और एक बड़ी खबर और है कि राजधानी में ही एक इंजीनियर है, वो प्राइवेट कंपनी में उसको ट्रेनों से कंबल, बेडशीट, तकिए चुराने का एक शौक था और उसकी पत्नी ने ही वो उसका पर्दाफाश कर दिया है। कोटा में रहने वाली इस महिला ने जब देखा घर के अंदर कि तमाम चोरी की चीजें रखी हैं, तो उसने इसको हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पे डाला और ये काम हुआ है। ऐसे ही एक बच्चे को आवारा कुत्ते ने अपने आगोश में लिया है, उसको बुरी तरह से जबड़ा खा लिया है। उसको लेकर भी चर्चा है, मतलब खबर प्रकाशित हुई है और नगर निगम की लापरवाही फिर एकदम सामने आई है कि किस तरह नगर निगम अपनी कार्यप्रणाली को अपना रहा है। आवारा कुत्तों से शहर में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल मनीष। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं फिर से लौट करके हमारे एडिटर इन चीफ सर के पास में आना चाहूँगा। सर, कांग्रेस खेमे से ये खबर है कि आज सीईसी की बैठक होगी। जैसा कि हमारे एडिटर सूरज पाठक सर ने बताया कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले चुनाव होने हैं। 3 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, बाकी 3 सीट अभी है। तो क्या लगता है सर आपको कि आज जो सीईसी की बैठक हो रही है वहाँ पर सभी उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा? देखिए, अभी एक इसी पर एक बात मैं करना चाहूंगा कि आज एक स्टेटमेंट प्रकाशित हुआ है उमंग सिंगर का, जो प्रतिपक्ष नेता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि यदि दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव लड़े तो मैं भी लड़ सकता हूँ। मतलब उन्होंने इनकार करने के बजाय कंडीशनल सहमति दी है और ये कटाक्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल कि ये लोग लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। तो इस प्रकार से जो है ये देखा जा रहा है कि इसमें अभी कोई बहुत बड़े बड़े नेता इसमें लड़ने के लिए ही तैयार नहीं। बिल्कुल। तो यही कारण है कि जब लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किसको लड़ाएंगे। इसी कारण से टिकट देने में अभी ढीला हो रहा है अभी। बिल्कुल। लेकिन 2-4 रोज में जो है स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। मैं एक खबर के ऊपर जरूर बताना चाहूंगा, जिसे कल और आज दोनों प्रमुखता से प्रकाशित किया गया सभी अखबारों में। बिल्कुल। अपहरण कांड में बेटी ने ही ड्रामा किया। बिल्कुल। आप सोचिए कि खुद का अपहरण करा के आपसे पैसा मंगवाने का जो ये ड्रामा था, उसके खुलासा जो है पुलिस ने किया है कि कोटा से जो है वो जो लड़की पढ़ रही थी वहां पर, वो नीट की तैयारी कर रही थी और वीडियो भेज के 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन जब सीसीटीवी में उन दोनों लड़कों के साथ में लड़की इजी वे में घूमते हुए दिखाई दी, तब जाके पुलिस को शक हुआ कि यदि ये लड़की का अपहरण हुआ तो फिर इंदौर से कोटा तक जब बस में गए ये लोग तो फिर हंगामा क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। और इजी वे में कैसे ये लोग घूमते रहे। इंदौर में एक किचन है, एक दोस्त के उस किचन में जो है हाथ और मुंह बंधवाया और वहाँ बाकायदा फोटो सेशन किया। हाँ। वही फोटो और वीडियो जो है लड़की के पिता को भिजवाया। बिल्कुल। तो ये जो ड्रामा है ये पूरी तरह से सुनिश्चित तरीके से बेटी और मिल के इसको तैयार किया खुद के पिताजी को लूटने के लिए।
बिल्कुल। तो जो हंगामा किया जा रहा था कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, लड़कियों के अपहरण किया जा रहा है, अभी जो पहले चंबल में होता था, वर्षों बाद इस प्रकार का ड्रामा, अभी ड्रामा का खुलासा कल हुआ और यकीनन यही लोगों को लग रहा था कि फिरौती वाला जो पहले जो ये था होता था आए दिन, वो फिर से शुरू हो गया है। बिल्कुल। लेकिन इस ड्रामा ने पूरी तरह से जो है इनके पोल के रख दिए और पुलिस को एक सफलता मिली और एक सूचना देने में कामयाब रहे कि ये इस प्रकार के जो अपहरण है वो खुद की साजिश से भी किया जा सकता है। बिल्कुल। एक संदेश अभी जाके सभी को मिलेगा कि चाहे आप अपहरण हकीकत में करो या ड्रामा करके करो, इसमें खुलासा जरूर होगा। कारण क्या है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल। जगह जगह चप्पे चप्पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आज उसी कैमरे ने ही जो है इसको उजागर कर दिया है। बिल्कुल जी मनीष। बिल्कुल सर, चूँकि अब समय की सीमा है तो फिलहाल इस पूरी परिचर्चा को हमको यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज के हमने खास कार्यक्रम में बात की है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।